हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज एरिटेरिया सेट का 10वां सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले 9 सेट का जो है डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखें। यूट्यूब चैनल का नाम है वर्दी का सपना। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। बिहार में जितने आगामी परीक्षा होने वाले हैं यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये जो 50 प्रश्न होते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी के जो मिक्सअप प्रश्न होते हैं। और ये सभी जो प्रश्न होते हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो है पूछे हुए प्रश्न रहते हैं दोस्तों। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार जो है किस शासक का दरबारी था? तो अबुल हसन जो थे दोस्तों, ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अब देख लेते हैं कि जहांगीर के दरबार में जो है कौन कौन से चित्रकारी रहते थे। तो सब प्रमुख जो चित्रकारी थे दोस्तों जहांगीर के, वो थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो है इन्हीं के जो है दरबारी चित्रकार थे। और थे जैसे मनोहर, इन्हीं के दरबारी चित्रकार थे। और आप याद रख सकते हैं, उस्ताद हो गया, मनोहर हो गया, और हो गया दशावंत और वसावंत। याद रख सकते हैं दोस्तों, दशावंत नहीं दोस्तों, दशावंत और वसावंत तो हो जाएंगे अकबर के दरबारी कवि दोस्तों। दशावंत एवं वसावंत, वसावंत ये जो है दोस्तों अकबर के दरबारी कवि हो जाएंगे, अकबर के दरबारी चित्रकार हो जाएंगे। और अकबर के जो प्रमुख चित्रकारी जो थे दोस्तों, वो थे अब्दुल समद। ये जो है अकबर के दरबारी चित्रकार जो है सबसे प्रमुख थे। और आप याद रख सकते हैं कि जहांगीर के दरबार में जो है और कौन कौन से जो चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर हो गया दोस्तों, मनोहर हो गया, आप रख सकते हैं एक विशन दास था दोस्तों, विशन दास। तो ये सभी जो है जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। और अकबर के दरबारी चित्रकार जो थे दशावंत, वसावंत और अब्दुल समद थे। और अब्दुल समद को जो है अकबर ने जो है सीरी की किला उपाधि दी थी, सीरी की किला की जो उपाधि दिया था। और आप याद रख सकते हैं जहांगीर के काल को जो है चित्रकाल का जो स्वर्ण काल कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं चित्रकाल का स्वर्ण काल। चित्र काल का जो स्वर्ण काल जो है जहांगीर के शासनकाल को कहा गया था। और अकबर के शासनकाल को जो है हिंदी का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों, हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया था। और शाहजहाँ से आप रख सकते हैं याद कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है शाहजहाँ के शासनकाल को कहा गया था। और आप यहाँ से एक प्रश्न याद रख सकते हैं दोस्तों कि उस्ताद मंसूर को जो उस्ताद मंसूर को जो उपाधि दिया गया दोस्तों, वो उपाधि जो दिया गया था उस्ताद मंसूर को नादिर उल यामनी। और अबुल हसन को जो उपाधि दिया गया था, अबुल हसन को जो उपाधि दिया गया था वो था नादिर उल जमान। इनका कहने का मतलब उस समय जो सबसे प्रमुख जो चित्रकार या प्रसिद्ध चित्रकार थे वो अबुल हसन ही थे। तो ये था दोस्तों कुछ चित्रकारी से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा जो बांग्लादेश से मिलती है? तो बांग्लादेश से मिलने वाला राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिपुरा से आप याद रख सकते हैं कि तीनों तरफ से घिरने वाले, तीनों
और से जो है घिरा हुआ राज्य जो बांग्लादेश से सटे बांग्लादेश से जो सीमा साझा करते हैं। अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है गलत कथन का चयन कहते हैं, गलत कथन का चयन करें। तो कैनुला महानदी की सहायक नदी है, ये प्रश्न गलत है दोस्तों, ये कथन गलत है। महानदी का जो सहायक नदी है उनको देख लेते हैं एक बार। महानदी का जो सहायक नदी है आप याद रख सकते हैं, जैसे जोंक हो गया, तेल हो गया, जोंक हो गया, तेल हो गया, और याद सकते हैं हसदेव, और याद रख सकते हैं ईव, ओम, ये सभी जो है महानदी की सहायक नदी है। और कुछ नदी की विशेषता जान लेते हैं। सिंधु नदी अटक में जो पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, कथन सही है। कोयना जो है कृष्णा की सहायक नदी, ये भी सही है दोस्तों। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी है, ये भी सही है। तो आइए अब कृष्णा की सहायक नदी को देख लेते हैं एक बार। कृष्णा की सहायक नदी जैसे मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंग, भद्रा, भवानी, और याद रख सकते हैं कोयना, ये सभी जो कृष्णा की सहायक नदी है दोस्तों। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। और ऐसे कैन अगर ओनली रहता कैन तो ये यमुना की सहायक नदी हो जाता दोस्तों, यमुना की सहायक नदी हो जाता। और यमुना की सहायक नदी जान लेते हैं, जैसे बेतवा हो गया, चंबल हो गया। और पूछेगा यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो दोस्तों वो टोंस हो जाएगा दोस्तों। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है टोंस हो जाएगा। तो ये थे यमुना के जो है कुछ सहायक नदियाँ। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है गोवा में स्थित है दोस्तों। और बिहार में यदि पूछता कि महावीर वन्यजीव अभयारण्य, तो ये हो जाता है बिहार में दोस्तों। और ये जो है पश्चिमी चंपारण में दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में। और बिहार से आप रख सकते हैं एक भीम वन अभयारण्य जो है, ये मुंगेर जिला में पड़ता है दोस्तों। ये भी बिहार में जो मुख्य अभयारण्य है दोस्तों। और कर्नाटक से आप राष्ट्रीय उद्यान याद रख सकते हैं वांदीपुर, और एक याद रख सकते हैं नागरहोल, ये सभी जो कर्नाटक के जो अभयारण्य है दोस्तों, और राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और अभयारण्य जो होते हैं दोस्तों, ये पक्षियों एवं जानवरों की सुरक्षा के लिए जो है किया जाता है। और यहाँ पर जो है शिकार करना मना होता है दोस्तों अभयारण्य में। और पक्षियों और जानवरों को जो है नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है, इसीलिए जो है अभयारण्य का जो गठन किया गया था दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश से याद रखना चाहेंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से आप याद रख सकते हैं दोस्तों एक जो अभयारण्य काफ़ी फेमस है, दुधवा अभयारण्य। हाँ दोस्तों, दुधवा अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में ही है। दुग्ध सागर बोलेगा तो ये हो जाएगा गोवा में दोस्तों। और बिहार में जो है महावीर अभयारण्य नहीं दोस्तों, वाल्मीकि अभयारण्य पूछता है दोस्तों, वाल्मीकि अभयारण्य बोलेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा बिहार में दोस्तों। अभयारण्य हम बोल दिए थे, आप महावीर अभयारण्य बोल दिए थे, जो फ्लो में निकल गया था दोस्तों। तो आइए आप अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वर्षा जल का जो pH मान कितना होने पर हमें अम्ल वर्षा की संज्ञा देता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है दोस्तों, अम्ल वर्षा का ऐसे pH मान देखें तो अम्ल वर्षा का pH मान जो है 5.5 होता है दोस्तों। तो ऐसे वर्षा जल का pH मान तो होता है 5.6 के करीब। तो अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है 5.5। तो अम्ल वर्षा का जो दर्जा संज्ञा दिया जाता है 5.5 से जो है कम रहेगा, तो उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाएगा दोस्तों। अब आइए कुछ pH मान देख लेते हैं।
पीएच मान की खोज जो 1909 में जो है सोरेनसन ने किया था दोस्तों, सोरेनसन ने किया था। और पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है दोस्तों, 0 से लेकर 14 तक होता है। और 7 रहेगा तो ये उदासीन हो जाएगा दोस्तों, 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। और 7 से अधिक रहेगा तो ये क्षारीय होगा दोस्तों, क्षारीय होगा। और 7 से कम रहेगा तो ये अम्लीय होगा दोस्तों। अब आप कुछ महत्वपूर्ण पीएच देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्व है। जैसे वर्षा का तो 5.6 बता दिए दोस्तों, दूध का आप याद रख सकते हैं, दूध का 6.4 याद रख सकते हैं, रक्त का जो है 7.4 याद रख सकते हैं। और नींबू का जो है, नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। और पूछे कि सर्वाधिक पीएच मान जो किसका होता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का सर्वाधिक पीएच मान। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ दिख रहा है सर्वाधिक पीएच मान जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है दोस्तों। और सबसे कम पीएच मान बोले, सबसे कम पीएच मान किसका होता है, सबसे कम पीएच मान तो ये HCl का हो जाएगा दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण। और मूत्र का पीएच मान याद रख सकते हैं दोस्तों, मूत्र का पीएच मान 6 होता है दोस्तों, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान। और आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। और एक लार का पीएच मान याद रख लिए दोस्तों, लार का पीएच मान 6.5 होता है। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए जो चुनाव कब हुआ था, तो ये जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था दोस्तों। अब आइए संविधान सभा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं, कॉपी में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ स्पेस है नहीं। तो आइए संविधान सभा को देख लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को। अब आइए देखते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य का चुनाव होता था, तो दोस्तों वो चुनाव होता था अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनका चुनाव होता था विधानसभा के जो है विधानसभा द्वारा जो चुना जाता था, विधानसभा द्वारा जो है चुना जाता था दोस्तों, विधानसभा द्वारा इनका जो चुनाव किया जाता था, प्रांतीय में विधानसभा द्वारा जो चुनाव इनका किया जाता था। अब आइए कि संविधान सभा जो कितने बार बुलाए गए थे और कौन कौन से संविधान सभा जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो संविधान सभा हम देख लेते हैं। पहली संविधान सभा जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, इसमें जो है अस्थायी सदस्य चुना गया था। अस्थायी सदस्य जो चुना गया था वो था सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और अस्थायी उपाध्यक्ष हो जाएंगे HC मुखर्जी दोस्तों, HC मुखर्जी। अब दूसरा संविधान सभा गठन देख लेते हैं। दूसरा संविधान सभा का जो गठन किया गया था 11 दिसंबर 1946, इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अब तीसरा संविधान सभा देख लेते हैं। तीसरा संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। और इसमें जो है नेहरू के द्वारा जो है प्रस्ताव को जो पेश किया था, प्रस्ताव को जो पेश किया था। और अंतिम जो हुआ था दोस्तों 24 जनवरी 1950 में जो अंतिम सभा का जो है अंतिम सभा संविधान सभा का जो गठन किया गया था। और इसमें जो मुख्य रूप से 24 जनवरी 1950 में जो है सभी संविधान सभा के जितने अध्यक्ष थे सभी ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों, सभी हस्ताक्षर किए। तो और इसका जो मुख्य बिंदु पर जो ध्यान दिया गया था, जैसे कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत यही 24 जनवरी 1950 को जो अपनाया गया था। अब प्रश्न रहता है कि राष्ट्रीय गान जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान जो 1911 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो किया था दोस्तों
इसकी अध्यक्षता जो है विशन नारायण धर ने किया था दोस्तों, विशन नारायण धर ने किया था, पंडित विशन नारायण धर ने। और पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम जो है कब गाया गया था, तो 1896 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में ही इनको गाया गया था। और इन प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय गीत को जो है 1896 के जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इसकी अध्यक्षता जो किया था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो किया था वो हो जाएंगे रहमतुल्लाह सियानी, रहमतुल्लाह सियानी। अब प्रश्न रहा कि राष्ट्रीय गीत को जो है राष्ट्रगान को जो है किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया था। और राष्ट्रीय गीत को बोलेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है लिखा गया था। और पूछेगा कि राष्ट्रीय गान का जो राष्ट्रीय गान गाने के लिए जो कितने समय लगते हैं दोस्तों, तो वो 65 सेकंड लगते हैं दोस्तों राष्ट्रीय गीत को गाने के लिए। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये सभी जो था दोस्तों, ये सभी जो था संविधान सभा का बैठक था दोस्तों, हम गठन बोल रहे थे बार बार संविधान सभा का जो बैठक था दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, संविधान का वह कौन सा भाग जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, तो ये मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे दोस्तों। मौलिक अधिकार की चर्चा जो भाग 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है इनका जिक्र जो है मिलता है मौलिक अधिकार का। अब समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है वो कितने प्रकार के रीट होते हैं, और हाई कोर्ट के द्वारा जो है हाई कोर्ट भी जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से रीट हैं, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि कौन सा रीट का क्या कार्य है। तो आइए देख लेते हैं, उनको ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। तो आइए, मौलिक अधिकार हनन होने पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत जो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। आप देखते हैं कौन कौन से रीट हैं, उनको ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। ट्रिक से याद करते हैं तो ट्रिक है बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। अब देख लेते हैं क्या करके। तो बंदी से हो जाएगा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा दोस्तों। और प से हो जाएगा प्रतिषेध, और परम से हो जाएगा परमादेश। और उ से हो जाएगा उत्प्रेषण। और अधिकार से हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अब देख लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या क्या कार्य होता है दोस्तों। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो है ना हिरासत के खिलाफ जो किया जाता है, हिरासत के खिलाफ इनको जो है लागू किया जाता है दोस्तों। और प्रतिषेध समझते हैं दोस्तों। प्रतिषेध जो है निचली अदालतों के बाहर ना काम करने पर यह लगाया जाता है, बाहर ना काम करे उन पर ये लगाए जाते हैं प्रतिषेध। अब परमादेश को समझते हैं दोस्तों। परमादेश का मतलब होता है कि जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी के जो कर्तव्यों का जो पालन करते हैं दोस्तों, उन्हीं का जिक्र जो परमादेश में किया गया है। और उत्प्रेषण से आप समझ सकते हैं, उत्प्रेषण में कहा गया है कि जितने भी फैसले की जो उत्प्रेषण में जो फैसले की जो है समीक्षा का जिक्र मिलता है दोस्तों। फैसले की समीक्षा का जिक्र देखने को मिलता है। और अधिकार परीक्षा से आप याद रख सकते हैं कि सरकारी पद पर जो आप बने रहते हैं, सरकारी पद पर बने रहना, ये बताता है अधिकार परीक्षा दोस्तों। अब समझते हैं कि इंग्लिश में भी पूछ लेता है दोस्तों कि कौन सा जो है हिंदी का क्या इंग्लिश है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को जो है हैबियस कॉर्पस कहते हैं दोस्तों। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बोल दे रहे हैं हैबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहते हैं।
और प्रतिषेध को जो है प्रोहिबिजन कहते हैं दोस्तों, प्रोहिबिजन कहते हैं। और उत्प्रेषण को परमादेश को जो मेंडमस कहते हैं दोस्तों, परमादेश को जो मेंडमस कहते हैं दोस्तों। और उत्प्रेषण को जो है सेरोजरी कहते हैं दोस्तों, सेरोजरी। और अधिकार परीक्षक को जो है क्यो वेरेंटो कहते हैं दोस्तों, क्यो वेरेंटो कहते हैं। तो ये था 5 प्रकार के रीट। और जो हाईकोर्ट जो जारी करते हैं दोस्तों, हाईकोर्ट जो 5 प्रकार के रीट करते हैं जारी, आर्टिकल 226 के तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। तो आइए आप अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बुक को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी दोस्तों। बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दोस्तों। और स्वदेशी आंदोलन जो लाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में लाया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में जो लाया गया था दोस्तों। और समझ लेते हैं कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। घोषणा जो हुआ था 19 जुलाई 1905 में हुआ था। और पूछेगा बंगाल विभाजन जो लागू हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 में जो दोस्तों। और बंगाल ने जो शोक दिवस मनाया था 16 अक्टूबर को ही शोक दिवस मनाया था बंगाल विभाजन के स्वरूप। और सूरत अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 1907 में हुआ था। और इसकी जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष किया था दोस्तों, रास बिहारी घोष किया था। और सूरत अधिवेशन में ही जो है प्रथम बार नरम दल एवं गरम दल में जो है फूट पड़ा था, नरम एवं गरम दल में जो है फूट पड़ा था सूरत अधिवेशन में ही दोस्तों। और कानपुर अधिवेशन से आप याद रख सकते हैं कि कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। और ये जो भारत की जो पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू, शॉर्ट में लिख देते हैं नायडू जो है भारतीय महिला प्रथम कांग्रेसी अध्यक्ष जो बने थे। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो सरोजनी नायडू ने ही किया था। बम्बई अधिवेशन से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था दोस्तों, बम्बई अधिवेशन से ऐसे रख सकते हैं याद कि राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में। तो उस समय जो बम्बई अधिवेशन में किया गया था दोस्तों, क्योंकि पूना में प्लेग फैल जाने के कारण जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है बम्बई में किया गया था 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। और प्रथम बार जो अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी बने थे, वो बम्बई की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर प्रश्न पूछे कि कांग्रेस में जो दूसरी बार फूट कब पड़ा था, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं। कांग्रेस में दूसरी बार जो फूट पड़ा था वो 1918 में पड़ा था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता जो मदन मोहन मालवीय ने किया था। और प्रश्न रहे कि प्रश्न पूछे दोस्तों, अभी एक प्रश्न याद आ रहा था दोस्तों, क्या था यार, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने ही जो है आग्रह किया था कि महात्मा गांधी को आने के लिए। और चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी का जो है भारत में जो पहला सत्याग्रह था, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था, वही चंपारण सत्याग्रह पश्चिमी चंपारण में किया गया था दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था ये किसानों के लिए किया गया था दोस्तों, क्योंकि किसानों के द्वारा जो नील की जो खेती की जाती थी, नील की खेती जो की जाती थी उसमें 3 कट्ठिया पद्धति अपनाया गया था। 20 कट्ठा खेत में जो 3 कट्ठा पर जो है खेती नील की जाती थी दोस्तों। इसी के विरोध में जो है चंपारण सत्याग्रह जो है किया गया था दोस्तों। और उसमें जो बृजेश कुमार किशोर भी थे और जयप्रकाश नारायण भी थे दोस्तों, अनुग्रह नारायण भी थे चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति। तो ये था कुछ प्रश्न। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ट्रिक से याद कर लेते हैं दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर को ट्रिक से याद करते हैं। अप्रत्यक्ष कर
पहले प्रत्यक्ष कर को जो ट्रिक से याद करते हैं कि प्रत्यक्ष कर में जो कौन कौन से कर आते हैं और अप्रत्यक्ष कर में जो कौन कौन से आते हैं, अप्रत्यक्ष में जो कौन कौन से कर आते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर में जो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अपर्याय निगम, अपर्याय निगम, अपर्याय निगम को जो है टैक्स, अपर्याय निगम को जो है टैक्स दो। पहले प्रत्यक्ष कर देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष कर का जो ट्रिक हो जाएगा, आय निगम संपत्ति को दान कर। ऐसे देखिए, आप देखिए, प से जो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा दोस्तों, अ से जो आयकर हो जाएगा दोस्तों, आय कर, न से जो निगम कर हो जाएगा दोस्तों, संपत्ति से संपत्ति कर हो जाएगा दोस्तों, और दान से जो उपहार कर हो जाएगा। ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर को जो ट्रिक से याद करें दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर में जो है जैसे जीएसटी हो गया, सेवा कर हो गया, और सीमा शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया। ये सभी जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कार्नेटाइट जो है किस धातु का जो अयस्क खनिज है? तो यूरेनियम का हो जाएगा दोस्तों। और यूरेनियम का जो एक महत्वपूर्ण अयस्क है वो पिच ब्लेंड हो जाएगा दोस्तों, पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का ही जो है महत्वपूर्ण अयस्क है। और आप याद रख सकते हैं, जैसे चांदी का पूछ लेगा अयस्क, चांदी का अयस्क जो है अर्जेंटाइट हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटाइट जो है ये चांदी का ही अयस्क है दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक थे कैरोलस लिनियस थे दोस्तों। और आप याद रख सकते हैं कि इसको कॉपी में लिख लेते हैं दोस्तों। जैसे वहाँ प्रश्न था कि पहले तो ऐसे जानिए कि वर्गीकरण का जो तो पूछेगा कि वर्गीकरण का सुझाव किसने दिया था? वर्गीकरण का जो सुझाव सबसे पहले जो है अरस्तु ने दिया था दोस्तों, अरस्तु ने दिया था। अब पूछता है प्रश्न की द्विनाम पद्धति किसने दिया था? तो ये हो जाएगा कैरोलस लिनियस हो जाएगा दोस्तों, कैरोलस लिनियस हो जाएगा। और पूछेगा कि त्रिजगत किसने दिया था? तो त्रिजगत दिया था अर्नेस्ट हैकेल हो जाएगा दोस्तों। और चतुर्थ जगत पूछे तो ये दिया था कोफलैंड ने दिया था। और पंचम जगत पूछे, पंचम जगत किसने दिया था? तो वीटेकर ने दिया था। और प्रश्न रहता है कि द्विनाम पद्धति कहने का क्या मतलब हुआ? द्विनाम पद्धति में जो है इन्होंने बोला था वंश एवं जाति। जैसे वैज्ञानिक नाम मानव का होमोसेपियंस हो जाएगा दोस्तों, होमोसेपियंस। तो होमो हो गया वंश और सेपियंस हो गया जाति। तो यही दिया था दोस्तों। और कैरोलस लिनियस की जो एक पुस्तक है दोस्तों, जिनमें इन्होंने द्विनाम पद्धति का जो जिक्र किया था वो था सिस्टीमा नेचुरा जो है इन्हीं का पुस्तक है दोस्तों, इन्हीं का पुस्तक है। तो ये थे कुछ। और इसका कहने का मतलब हुआ जैसे जंतु जगत, द्विनाम मतलब पादप एवं, इन्होंने जो जंतु दिए थे पादप एवं जंतु जगत दिए थे। त्रिजगत में इन्होंने जो है पादप जंतु एवं जो है मोनेरा को रखा था दोस्तों, मोनेरा। और चतुर्थ जगत में फिर प्रोटिस्टा को जोड़ दिया गया था। और पंचम जगत में जो इकाबा को जोड़ दिया था दोस्तों। तो ये था पादप जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और यहाँ से आप प्रश्न याद रख सकते दोस्तों कि कॉपर का जो अयस्क हो जाएगा वो चालको लाइट जो है इन्हीं का अयस्क है दोस्तों। अब आइए डार्विन से विकासवाद का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया। थियोप्रेस्टस से आप याद रख सकते हो,
पति विज्ञान का जनक इन्हीं को कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। हिपोक्रेटस जो चिकित्सक का जनक कहा जाता है दोस्तों, चिकित्सक का जनक जो है हिपोक्रेटस को ही माना जाता है। कैरोलस लिनियस को तो बता ही दिया, द्विनाम पद्धति इन्होंने दिया था। और एक चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी, चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक यहाँ लिख देते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ओरिजिन यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया था? ये तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा किया गया था दोस्तों। 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो है इनका किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आप देख लेते हैं कि 24वां संविधान संशोधन में जो है क्या चीज़ का जो है जिक्र किया गया था दोस्तों। तो 24वां संविधान संशोधन में जिक्र किया गया था कि संशोधन जो है संसद के संशोधन पर जो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी ही होगी। 24वां संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति संशोधन पर जो है संसद के जो संशोधन पर राष्ट्रपति को जो मंजूरी देनी होगी। आइए बुक में कॉपी में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं है। जैसे जिक्र प्रश्न में 24वां संशोधन 1971 में कहा गया था कि संविधान संशोधन पर जो है राष्ट्रपति को जो है मंजूरी देनी होगी संशोधन के समय। और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि संशोधन शक्ति पर जो है संसद को जो है मजबूती प्रदान किया गया था दोस्तों। संसद को जो है संशोधन में जो है मजबूती प्रदान किया गया था दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला संशोधन था 42वां संशोधन 1976। इनको जो है मिनी संशोधन भी कहते हैं दोस्तों, इनको मिनी संशोधन कहते हैं। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनका ट्रिक है SPA, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और ऐसे अखंडता। याद रख सकते हैं, अखंडता। और 44वां संविधान संशोधन 1978 जो किया गया था दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था मंत्रिमंडल शब्द, जो जोड़ा गया था। और इसी में जो मंत्रिमंडल को जो है राष्ट्रीय आपात के समय मंत्रिमंडल को जो है लिखित सिफारिश देना होगा राष्ट्रीय आपात के समय दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लिखित सिफारिश देना होगा। इसी में जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि राष्ट्रीय आपात का जो है गलत मिसयूज हो रहा था जिस समय जो इंदिरा गांधी जैसे राष्ट्रपति शासन लगा दिया था अशांति के विद्रोह पर। तो इसमें बोला गया था कि नहीं, अब जो राष्ट्रीय आपात यदि आप लगाते हैं तो पहले मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश देना होगा। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है पहले जो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, इसको जो हटा के जो है अब जो है इसको जो है कानूनी अधिकार कर दिया दोस्तों, कानूनी अधिकार कर दिया। और इसको जो जोड़ा गया है दोस्तों, इसको 12 के क में जो है भाग 12 संपत्ति के अधिकार को जो भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में जो है रखा गया है दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटाकर जो अब कानूनी अधिकार कर दिया। और इसको जो है अभी जो संपत्ति का अधिकार जो रखा गया दोस्तों, भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार के पंचायतों की वित्तीय स्थिति का जो पुनर्विलोकन करने के लिए चुने उनमें से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा? तो ये स्वाभाविक से वित्त राज्यपाल करेंगे। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो आर्टिकल 19
आर्टिकल जो 243 के जो है आई में इनका जिक्र मिलता है दोस्तों। तो अब यदि पूछेगा कि मुख्यमंत्री पद की चर्चा जो किस अनुच्छेद में था, आर्टिकल 163 में इनका जिक्र मिलता है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति बोलेगा किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 164 में। और राज्यपाल की जो है चर्चा जो आर्टिकल 153 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति बोलेगा दोस्तों तो आर्टिकल 155 में हो जाएगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। गीता गोविंद के रचयिता जगदेव जो कि शासक के दरबारी कवि थे, तो ये लक्ष्मण सेन के कवि थे। लक्ष्मण सेन जो बंगाल के शासक थे, मुख्य रूप से बंगाल के जो शासक थे दोस्तों। अब कनिष्क से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। कनिष्क के दरबार में जो है कौन से जो है कवि रहते थे, कौन कौन, ABCPN, इसको ट्रिक से याद करते हैं। कॉपी में ही देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। कनिष्क के दरबारी कवि, कनिष्क के जो कवि थे ट्रिक से याद करते हैं। कनिष्क जो कवि थे दोस्तों, कनिष्क के जो कवि थे उनको ट्रिक से करते हैं। ABCPN, इसको ट्रिक से ऐसे याद रखिए, ऐसे देखिए याद रखिए। आशु घोष, बी से रखिए वसु मित्र, सी से रखिए चरक, पी से रखिए फार्स, और एन से रखिए नागार्जुन। अब इनसे जो है संबंधित देख लीजिए कि आशु घोष जो है बुद्ध चरितम की रचना की थी। तो बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना जो आशु घोष ने की था दोस्तों। और नागार्जुन को जो भारतीय का जो आइंस्टीन कहा जाता है, भारतीय का जो है आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है दोस्तों। और कनिष्क से जो प्रश्न बनते हैं कि कनिष्क के समय ही जो है जो गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास हुआ था दोस्तों। मथुरा शैली का विकास हुआ था। और कनिष्क के समय जो है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का जो चलाए गए थे। और गांधार शैली पूछे कि गांधार शैली क्या है, तो यूनानी शैली एवं भारत का जो है मिक्सर था दोस्तों, भारतीय का मिक्सर था। गांधार शैली में यह था महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति जो बनाई गई थी उनका चर्चा एक में देखा मिलता है। क्योंकि यूनानी शैली में जो चित्र बनाए जाते थे उसमें बाल घुंघराले रखे जाते थे। तो गांधार शैली के महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति देखा गया था तो उसमें भी उनकी बाल को जो घुंघराले दिखाया गया था। तो ये था कुछ प्रश्न कनिष्क से। तो और आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों धर्मपाल से आप रख सकते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। और ये पाल वंश से संबंधित है दोस्तों, ये पाल वंश से संबंधित है, आप याद सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय से आप प्रश्न याद रख सकते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय से आप प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि धारण ये इन्होंने ही किया था, विक्रमादित्य की उपाधि जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और चांदी के सिक्के जो चलाए थे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ही ने चलाए थे। और शकों के उपलक्ष्य में दोस्तों, शकों के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था दोस्तों। और शकों को हराने के उपलक्ष्य में जो चांदी के सिक्के इन्होंने जो है जारी किए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो है चीन यात्री जो है फाइयान आए थे। और इनकी जो पुस्तक थी फो यू की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न कवि रहते थे जिसमें कालिदास, धन्वंतरी और चरक ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे दोस्तों। यदि कालिदास से पूछे कि कालिदास का जो कौन से जो महत्वपूर्ण पुस्तक है तो उनको देख लेते हैं दोस्तों। कालिदास नवरत्नों में जो सबसे प्रमुख था दोस्तों, नवरत्नों में कालिदास जो सबसे प्रमुख था। तो कालिदास की जो कृतियाँ उनको देख लेते हैं। कालिदास की जो कौन सी पुस्तक है तो इसको जो हम ट्रिक से रखें याद दोस्तों। हंसना मना है दोस्तों। माल अभी कुमार बिया, इनका ट्रिक हम बनाए दोस्तों। अब इसको ट्रिक को देख लेते हैं। माल से जो है मालवा अग्निमित्र, मालवा अग्नि मित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, और कुमार से कुमार संभवम,
इनके जो प्रमुख पुस्तक थे दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन का रिपोर्ट जो किसके विकास पर जो विशेष जोर दिया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। और हंटर कमीशन जो है 1982 में आ गया था दोस्तों। हंटर कमीशन जो आया था 1882 में दोस्तों, 1882 में। अब आइए समझ लेते हैं कि शिक्षा से कौन कौन से आयोग संबंधित है और कौन कौन सी समितियाँ, उनको भी कॉपी के पेज में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि 4-5 समिति एवं आयोग हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। देख लेते हैं शिक्षा से संबंधित आयोग एवं समितियाँ। शिक्षा से संबंधित आयोग एवं समितियाँ, तो पहला हो जाएगा दोस्तों मैकाले आयोग का गठन जो 1835 में किया गया था। आप दूसरा ले सकते हैं वुड डिस्पैच, ये भी जो शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। आप ले सकते हैं हंटर आयोग, ये भी शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। और शेडलर ले सकते हैं, शेडलर। और वर्तमान में जो है के कस्तूरी रंगन ये वर्तमान में जो भारत की जो शिक्षा नीति इसी से संबंधित है दोस्तों। तो आइए आप समझते हैं कि मैकाले समिति का जो प्राथमिक जो शिक्षा देना था वो इंग्लिश माध्यम में बोला था दोस्तों। इंग्लिश माध्यम में शिक्षा करने का उद्देश्य रखा था। और वुड डिस्पैच जो रखा था दोस्तों, ये भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना काटा जाता है, इसे भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना काटा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना काटा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को हंटर जो आया था 1882 में। वुड डिस्पैच जो आया था दोस्तों 1854 में। शेडलर आया था दोस्तों, शेडलर जो आया था 1917 में आया था दोस्तों, 1917 में। और हंटर का जो इनका जो शिक्षा देने का माध्यम था वो प्राथमिक एवं माध्यमिक में शिक्षा देने का इनका जो माध्यम था। और शेडलर में कहा गया था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में शिक्षा में बदलाव हो, विश्वविद्यालय की शिक्षा में बदलाव हो। और वर्तमान में जो भारत की शिक्षा नीति जो कि कस्तूरी रंगन पर ही आधारित है दोस्तों। तो ये था शिक्षा से संबंधित जो है आयोग और समितियां जो एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा से संबंधित आयोग या समितियां नहीं है। तो मैकाले जो 1835 में इनका गठन किया गया था, इसका शिक्षा देने का जो माध्यम था वो इंग्लिश था। और वुड डिस्पैच जो है इनका गठन 1854 में किया गया था। जो भारतीय जो शिक्षा देने का जो माध्यम था, तो भारतीय शिक्षा का इन्हें मैग्ना काटा कहा जाता है। और हंटर कमेटी का जो गठन 1882 में किया था। एक हंटर कमेटी का गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है संबंधित 1919 में आया था दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। तो वो हंटर कमेटी ने ये शिक्षा से संबंधित 1882 में इनका गठन किया गया था। और शेडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था। और इसमें जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा में बदलाव करने को कहा गया था। और हंटर कमेटी में जो शिक्षा देने का जो माध्यम था वो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा देने का माध्यम था। और एक है दोस्तों वर्धा भी जो है शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, वर्धा भी जो है शिक्षा से संबंधित है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित आयोग। अब ये अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से संबंधित है। ये अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान है आर्टिकल 249 में दोस्तों, आर्टिकल 249 में इनका जिक्र है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को राज्यपाल शासन लगाने की शक्ति जो पहले इनको जो है आर्टिकल 92 के तहत इनका जो खुद का जो संविधान था उनके तहत लगाया था। लेकिन इसको जो है 2019 में अब इन्हें समाप्त कर दिया था, क्योंकि अब जो है यूनियन टेरिटरी नहीं रहा दोस्तों, वहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया। विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संबंधी प्रावधान, तो इसको आप 243 का डी ले सकते हैं दोस्तों, दबे लोग। अब आइए अगला प्रश्न। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। और बुक को सीधा करते हैं। बिहार में जो पंचायत का मुखिया जो अपना त्यागपत्र देता है दोस्तों, ये हो जाएगा जिला पंचायत अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो भू आवेष्टित नहीं है, तो ये रूस हो जाएगा। भू आवेष्टित करने का मतलब हुआ कि चारों तरफ जो स्थल से घिरा हुआ और समुद्री सीमा टच ना कर रहा हो, तो ये हो जाएगा भू आवेष्टित देश। और भारतीय राज्य की बात करें कि भारतीय राज्य कौन कौन से जो भू आवेष्टित है, तो आप ले लीजिए हरियाणा, छत्तीसगढ़,
ले लीजिए आप झारखंड, तेलंगाना, ये सभी जो भू आवेष्टित क्षेत्र आप ले, इसलिए मध्य प्रदेश भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है भारत के भू आवेष्टित क्षेत्र हैं दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्या अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संहिता के दौरान जो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना किया गया? तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना जो प्रथम बौद्ध संहिता के दौरान किया गया था दोस्तों। और विनय पिटक की रचना जो है किसने किया था पूछेगा। सूत पिटक की रचना जो आनंद ने किया था दोस्तों। सूत पिटक की रचना किसने किया था? आनंद। विनय पिटक की रचना जो उपाली ने किया था। और पूछेगा कि अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संहिता के दौरान किया गया था दोस्तों। और आप बौद्ध संहिता से और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संहिता जो कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, आरसी राजगीर। द्वितीय बौद्ध संहिता वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता जो पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है कुंडलबन जो कश्मीर में हुआ था। और प्रश्न पूछे कि प्रथम बौद्ध संहिता जो है किस शासक के समय हुआ था, तो आप लिख सकते हैं अजात शत्रु के समय हुआ था दोस्तों। और दूसरी बौद्ध संहिता पूछेगा किसके समय हुआ था, तो कालाशोक के समय, कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संहिता पूछा, तो तृतीय बौद्ध संहिता जो है अशोक के समय हुआ था दोस्तों, अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संहिता पूछे, चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है कनिष्क के समय हुआ था दोस्तों। और पूछिए कि प्रथम बौद्ध संहिता के जो अध्यक्ष कौन थे, तो पर यहाँ हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान देखिए। प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष पूछे, तो प्रथम बौद्ध संहिता का अध्यक्ष हो जाएगा महाकश्यप। और द्वितीय बौद्ध संहिता का अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा सावाकामी। तीसरे पूछे तो तीसरे मोगलीपुत्तिस हो जाएगा। तीसरे बौद्ध संहिता का अध्यक्ष जो मोगलीपुत्तिस हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संहिता का अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र हो जाएगा दोस्तों, वसुमित्र हो जाएगा। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे जो अश्वघोष थे दोस्तों, अश्वघोष थे। तो ये थे बौद्ध संहिता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और डेट पूछे थे, डेट उतना मायने नहीं है दोस्तों। और डेट पूछे थे तो 383 में जो प्रथम बौद्ध संहिता, 283 में द्वितीय बौद्ध संहिता, और तृतीय बौद्ध संहिता 251 में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संहिता जो प्रथम शताब्दी में हुआ था दोस्तों। तो ये था बौद्ध संहिता से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद जो कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई, तो 8 प्रांतों में। 8 प्रांत जो थे दोस्तों, इसको देख लेते हैं। मध्य प्रांत, उत्तर भारत, और बंगाल और मद्रास, मुंबई, ये सभी क्षेत्रों में जो है। और संयुक्त प्रांत भी बोल सकते हैं दोस्तों। उत्तर भारत को संयुक्त प्रांत बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त प्रांत। और पूरा भारत में भी, दक्षिणी भारत में बोल सकते हैं। इसमें जो है 8 प्रांतों में जो है ये बनाया था दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न क्या है कि एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित, तो वीडल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। अगर पूछे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल मॉडल जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था दोस्तों। मॉर्गन से आप रख सकते हैं याद कि संलग्नता यही दिए थे दोस्तों। और ये इन्होंने दिया था ओवर क्रॉसिंग सिद्धांत भी जो है इन्होंने ही दिया था। और मॉर्गन से जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि फलों के द्वारा इन्होंने पाया कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो जीन पर पाए जाते हैं। इनका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत यही था दोस्तों। और हरगोविंद खुराना से आप रख सकते हैं याद कि हरगोविंद चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इनको मुख्य रूप से बोले थे डीएनए के संश्लेषण में। डीएनए का संश्लेषण जो हरगोविंद खुराना ने किया था, डीएनए का संश्लेषण जो है हरगोविंद खुराना ने किया था। और इन्हीं के लिए जो इनको जो नोबेल पुरस्कार जो है 1968 में जो है दिया गया था चिकित्सा के ही क्षेत्र में। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इरेप्सिन
ये इरेप्सिन, माल्टोज, लाइपेज, सुक्रेज, ये सभी जो है सभी प्रोटीन एंजाइम है दोस्तों। तो मिलान कर लेते हैं कि इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को जो एमिनो अम्ल में बदलता है, तो 1 का 3 हो जाएगा दोस्तों। माल्टेज जो है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, तो ये बी का 1 हो जाएगा। लाइपेज जो है शेष वसा को जो वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ये लाइपेज का काम है दोस्तों। तो सी का 2 हो जाएगा। सुक्रेज को जो फ्रुक्टोज एवं ग्लूकोज में बदलता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 देखते हैं कहाँ दोस्तों, 3 1 2 4 ऑप्शन डी में है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे दोस्तों। आइए आप अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम जो किसने दिया था, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जो जॉन डाल्टन ने दिया 1803 में ही दिया था दोस्तों। और जॉन डाल्टन ने तो बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है दोस्तों। आइए अब रदरफोर्ड से जान लेते हैं रदरफोर्ड क्या कहते थे। तो रदरफोर्ड बोले थे कि परमाणु धनावेश और द्रव्यमान जो है केंद्र में होता है। परमाणु, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, परमाणु धनावेश परमाणु धनावेश और द्रव्यमान एवं द्रव्यमान ये सभी केंद्र में पाए जाते हैं। केंद्र में पाए जाने का मतलब हुआ नाभिक में, बोले थे दोस्तों, नाभिक में पाए जाते। तो ये बोले थे कि परमाणु धनावेश एवं द्रव्यमान जो है नाभिक के केंद्र में पाया जाता है, ये रदरफोर्ड बोले थे। और जे थॉमसन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जे थॉमसन का जो तरबुज मॉडल दोस्तों, तरबुज मॉडल इन्होंने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था दोस्तों। और इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है बारीक परमाणु के नाभिक के जो है बाहरी चक्कर लगाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है धंसा हुआ रहता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है धंसा हुआ रहता है। और बोर ने बोले थे, बोर जो है रदरफोर्ड के सुधार में ही जो कुछ बोले थे कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर बोले थे कि इलेक्ट्रॉन कुछ जो है निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इनका ये सब थ्योरी था दोस्तों। रदरफोर्ड से आप ऐसे याद रख सकते कि नाइट्रॉन की भी खोज जो है रदरफोर्ड ने ही किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किया था दोस्तों। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने ही दिया था। अब देख लेते हैं धान से निकलने वाली गैस कौन है। तो धान से निकलने वाली गैस मीथेन हो जाएगी। मीथेन देखिए कहाँ से निकलता है दोस्तों, जहाँ दलदली क्षेत्र पाया जाएगा, दलदली क्षेत्रों से, गोबर से। और ये प्राकृतिक गैस है दोस्तों, प्राकृतिक गैस है। तो एलपीजी जो मीथेन जो होता है मुख्य रूप से जो है, एलपीजी में जो मुख्य रूप से जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाए जाते हैं दोस्तों, ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाए जाते हैं। और सीएनजी में जो मुख्य रूप से जो है मीथेन ही पाए जाते हैं दोस्तों, मीथेन ही पाए जाते हैं सीएनजी में मुख्य रूप से। और पूछे कि सीएनजी का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, लिख लेते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का फुल फॉर्म जो है दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और बता ही दिए। और एलपीजी में होता है उच्च दबाव एवं निम्न ताप होता है दोस्तों, निम्न ताप होता है। इसको बुक पर ही देख लेते हैं, नहीं दोस्तों डिस्कस तो कर ही दिया हूँ दोस्तों। आइए आप अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, नहीं तो टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा जो है ध्रुव पर हो जाएगा। और सबसे कम जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है कर्क रेखा पर होगा दोस्तों, कर्क रेखा पर सबसे कम जो है कर्क रेखा पर होगा दोस्तों। अब जो प्रश्न बनते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और ध्रुव रेखा से, उनको हम देख लेते हैं दोस्तों, मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ये तो बुक में ही देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हुआ, ये आपका पृथ्वी हुआ, और पृथ्वी के बीचों बीच रेखा को जो विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत कहते हैं। और पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध को जो है कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध को जो मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं कि कर्क रेखा को काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, विषुवत रेखा को काटने वाली कौन सी नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। तो इनका ट्रिक जो हम बनाए दोस्तों, इसका देखिए LCM दीजिए दोस्तों।
तो देखिए पूछेगा प्रश्न कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो, एल से हो जाएगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी दोस्तों। और पूछेगा विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो हो जाएगा दोस्तों, कांगो, कांगो नदी। और पूछेगा कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी, एम से माही हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से प्रश्न पूछता है कि मकर रेखा से जो कितने देश गुजरते हैं, तो 10, इसमें 3 जोड़ दीजिए, विषुवत रेखा में 13 हो जाएगा, कर्क रेखा में जो 16 हो जाएगा। तो ये प्रश्न बनते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा से दोस्तों। और पूछेगा कि वह कौन सा देश है जो कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा से गुजरता है, तो वो ब्राज़ील हो जाएंगे दोस्तों, वह ब्राज़ील, कर्क एवं विषुवत रेखा दोनों से गुजरती है ब्राज़ील। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न है विटामिन बी, सब रासायनिक नाम है दोस्तों, मिलाना है हमको। तो देखिए विटामिन ई को जो टेकोफेरॉल कहते हैं, तो सी का 4 देखिए, सी का 4 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, सी का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, ए में, तो बन गया। अब ए का 3, विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम थायमिन होगा दोस्तों, ए का विटामिन बी1 का जो थायमिन, और विटामिन बी3 को जो है विटामिन बी3 को जो है नियासिन कहते हैं दोस्तों, यहाँ तो नहीं दिया है। विटामिन के को जो है पैलोक्विनिन कहते हैं दोस्तों, ए का 3, सी का 4 तो एक ही में दोस्तों। विटामिन ई का टेकोफेरॉल, सी का 4 ठीक, ए का 3, विटामिन बी1 का, यार ये तो गलत दे दिया गया लग रहा है, विटामिन बी3 का नियासिन है जिसे न्यूक्लियोटिक अम्ल कहते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं विटामिन, तो बी का 2, हाँ यही होगा दोस्तों, ऐसे विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों। और कई रासायनिक नाम है, जैसे आप याद रखते हैं विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी2 को जो है विटामिन बी लिख देते हैं दोस्तों, विटामिन बी2 को जो राइबोफ्लोविन कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। और विटामिन 6 को, विटामिन 6 को जो है पायरोडॉक्सिन कहते हैं दोस्तों। विटामिन बी7 को जो है बोल ही देते हैं दोस्तों, आप लोग सुनिएगा। पूछेगा कि विटामिन ए को जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी का बोलेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, विटामिन डी का बोलेगा तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्शिफेरॉल हो जाएगा दोस्तों, और विटामिन ई का पूछेगा तो टेकोफेरॉल हो जाएगा, और विटामिन बी3 का पूछेगा तो नियासिन हो जाएगा, और विटामिन बी7 को पूछेगा तो बायोटीन हो जाएगा, विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक हो जाएगा, विटामिन बी9 को जो फॉलिक एसिड कहते हैं दोस्तों, और विटामिन बी12 को जो साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। तो ये सभी थे रासायनिक नाम। और पूछेगा विटामिन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो फंक ने दिया था दोस्तों। तो ये थे कुछ विटामिन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो उनका रासायनिक नाम से पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किताब को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल जो निर्वात में कितना होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में शून्य होता है, क्योंकि ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है दोस्तों, ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग कहने का मतलब हुआ कि यांत्रिक तरंग को जो माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, माध्यम चलने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रश्न पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं दोस्तों, वो टोटल 7 होते हैं, और इनको जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। माध्यम की आवश्यकता कहने मतलब होगा, जैसे ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है, इनके कहने मतलब इनको कंपन की आवश्यकता होगी दोस्तों, कंपन होगी तभी ये यांत्रिक तरंग कहलाएंगे दोस्तों, इसीलिए इसको माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। और ध्वनि से आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और प्रश्न रहा कि प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश जो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं दोस्तों, निर्वात में गमन करते हैं 3.08 × 10 पर, और तो प्रकाश जो है 3 लाख मीटर पर सेकंड जो है निर्वात में भी जो गमन करता है दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए अगला प्रश्न, अगर ध्वनि से पूछे ध्वनि को जो है ध्वनि की प्रबलता किससे मापते हैं, तो डेसीबल से, डेसीबल से। और जान लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो कौन कौन से हैं, उनको जानना है तो जान लीजिए। जैसे पहला हो जाएगा गामा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर पराबैंगनी हो जाएगा दोस्तों, पराबैंगनी, फिर हो जाएगा अवरक्त, फिर हो जाएगा रेडियो तरंग,
सूक्ष्म रेडियो तरंगें, और एक हो जाएगा दृश्य तरंगें, और एक हो जाएगा दीर्घ रेडियो तरंगें, दीर्घ रेडियो तरंगें। ये थे विद्युत चुम्बकीय तरंग। वो एक्स पूछे कि एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोनटेंजन ने किया था दोस्तों। इसका कल डिस्कस कल का जो सेट में किए थे दोस्तों। परावैंगनिक किरण की खोज जो है रिटर ने किया था दोस्तों। अवरक्त किरण की खोज जो है विलियम हर्शेल ने किया था। और पूछे कि दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने किया था, और रेडियो तरंग की खोज जो मार्कोनी ने किया था दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगर पूछे कि परावैंगनिक इंफ्रारेड किरण का ही जो प्रयोग जो मांसपेशियों के जो है उपचार में किया था। मांसपेशियों के उपचार करने का मतलब हुआ कि यदि आपको सूजन हो गया तो उनको सूजन को कम करने के लिए जो अवरक्त किरण का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और परावैंगनिक किरण जो है हमको त्वचा कैंसर से जो है रक्षा प्रदान करता है दोस्तों। और एक्स किरण के कुछ वजह तो हड्डियों की जांच करें, हड्डियों की टूटी हुई हड्डियों की जांच करने के लिए जो एक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और पूछे माइक्रोवेव का उपयोग जो खाना बनाने में किया जाता है दोस्तों। माइक्रोवेव का उपयोग खाना बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तरंगों से। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष या सामान्य महिला की संतानों में जो पुत्रों का वर्णांध होने की संभावना क्या होता है? तो ये 0%। इसमें देखिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि महिला में XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं, और पुरुष में जो है तो महिलाओं में XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं। जब X क्रोमोजोम में है ही नहीं वर्णांधता तो उसके पुत्र होने की संभावना में कहाँ से होगी दोस्तों? और पुरुष से जब भी देंगे तो Y ही देंगे। तो ये था प्रश्न दोस्तों। एक भारत श्रेष्ठ भारतीय अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया था? उस समय इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वन और शंकु वृक्षीय वन और कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन, इसको मिलाना पतझड़ वन कहाँ देखने को मिलेगा? डी का थ्री देख लेते हैं ऑप्शन सभी में है दोस्तों, इससे नहीं बना। अब देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ उष्णकटिबंधीय वन कहने का मतलब पर्णपाती वन दोस्तों, तो ये केरल के क्षेत्रों में पाया जाएगा दोस्तों। साइलेंट वैली, तो ए का 4 देख लेते हैं। ए का 4 जो एक ही ऑप्शन में दोस्तों, डी में, तो में बन गया। और शंकु वृक्ष वन बोलेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और कच्छ वन वनस्पति जो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। और ये शंकु वृक्ष वन जो होते हैं दोस्तों, ये जो है नुकीले होते हैं, ताकि जब बर्फबारी होता है तो ये अपने पत्तियों से आसानी से जो है गिर जाता है दोस्तों। तो ये था। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहने का मतलब हुआ कि ये अपना जो है पानी से बचने के लिए जो है ये अपना पतझड़ गिरा, पानी से बचने के लिए जो है पतझड़ को जो है गिरा देते हैं दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार की मैप। तो ये आपको बिहार की जो मैप की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। बिहार की मैप यहाँ जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण हो जाएगा यहाँ दोस्तों, फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर मधुबनी हो जाएगा, फिर सुपौल हो जाएगा, फिर अररिया, फिर लास्ट में जो किशनगंज हो जाएगा दोस्तों। इसको मैप की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, पुखोई वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है, ये तो पुखोई जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसे जो है पुखोई अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आप नागालैंड से आप रख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में, और जो है अरुणाचल प्रदेश से। और जो प्रश्न बनते हैं इसको याद रख सकते हैं, डाफला, अबोर, मिसमी, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। मिजोरम से आप याद सकते हैं, मिजोरम में जो कौन से राष्ट्रीय उद्यान है उनको देख लेते हैं एक बार। मिजोरम में जो राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों, वो आप याद रख सकते हैं, दम्फा मिजोरम में ही जो है। नागालैंड में आप इंटांकी रख सकते हैं, इंटांकी जो है नागालैंड का जो अभयारण्य है दोस्तों। मणिपुर से आप रख सकते हैं एक जो काफ़ी फेमस है, केबू लाम जाओ, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो ये था दोस्तों। तो अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है
ये लखनऊ में देखने को मिलेगा। लखनऊ में जो विश्व अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, विश्व और औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। नई दिल्ली में आप रख सकते हैं यार मौसम विभागशाला, मौसम विभागशाला दिल्ली में है। और कृषि अनुसंधान संस्थान जो दिल्ली में ही देखने को मिलता है दोस्तों, कृषि अनुसंधान संस्थान जो है दिल्ली में ही है। और याद रख सकते हैं देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बुक को सीधा कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी द्वारा बनाई गई ई भारत सेवा व्यवस्था निम्न प्रणालियों और कौन कृषकों के लिए जो ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो ये तो हो जाएगा रैयत बाड़ी व्यवस्था दोस्तों। अब जान लेते हैं कि जमींदारी व्यवस्था को जो अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, जो 1700 बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं, जो 1793 में जो है कर्नवालिस ने लाया था दोस्तों। इसको पेज पर देख लेते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों, रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो ने लाया था दोस्तों, मुनरो ने लाया था दोस्तों। और पूछेगा जमींदारी व्यवस्था तो लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। महलबाड़ी व्यवस्था जो होल्ट मैकेंजी ने लाया था दोस्तों, होल्ट मैकेंजी ने लाया था। और अस्थायी बंदोबस्त जो मुख्य रूप से जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल। रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है डायरेक्ट किसानों को जो है कर वसूलने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों। किसानों को जो है किसानों से जो है डायरेक्ट अधिकार वसूला जाता, कर का वसूल करता था दोस्तों। ज़मींदारी में जो है किसानों को यह अधिकार मिला कि इस पर जो है किसानों पर जो है ज़्यादा टैक्स थोप दिया जाता था दोस्तों। और मारवाड़ी व्यवस्था ये इसका जो प्रमुख होता था ग्राम का जो मुखिया इनका प्रमुख होता था मारवाड़ी व्यवस्था दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और यदि पूछे कि अस्थायी बंदोबस्त जो है 51% पर लगाए जाते थे और 19% पर जो रैयत बाड़ी व्यवस्था लगाए जाते थे। और 51-19 हो गया कितना दोस्तों, देखिए 70 और 30% क्षेत्र जो मालवाड़ी 30% जो है मालवाड़ी पर लगाए जाते थे दोस्तों टैक्स। ये टैक्स कलेक्शन था दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि सहायक संधि बेलेजली द्वारा जो लाई गई निम्न से जो किस राज्य के शासक जो इसमें सम्मिलित नहीं थे, तो वो थे इंदौर के होलकर दोस्तों, इंदौर के होलकर। सहायक संधि की चर्चा हम कई सेटों में पहले भी कर चुका हूँ दोस्तों, देख लेते हैं। 1798 में ये लाया गया था। और पहला जो मानने वाला सहायक संधि प्रांत को स्वीकार करने वाला दोस्त था, इसको ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। ट्रिक बताते हैं HMT आप BBC। देखिए हम शॉर्ट में बोल देते हैं दोस्तों। एस से हुआ हैदराबाद, M से हुआ मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P से जो पेशवा, B से बरार और V से भोसले, C से सिंधिया। अब इनका अगर डेट पूछे तो 1799 में जो है पंजाब, 1799 में जो है हैदराबाद, और मैसूर और तंजौर जो है 1799 में, 1798 में जो है हैदराबाद जो स्वीकार किया था दोस्तों। और 1799 में हो जाएगा मैसूर और तंजौर, अवध और पेशवा जो हो जाएगा दोस्तों ये 1801 में हो जाएगा दोस्तों। और बरार और भोसले जो होगा 1803 हो जाएगा दोस्तों। और सहायक संधि का जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों ब्रिटिश सत्ता का जो भारत में जो विस्तार करना था। और उनका कहना था कि आपको जो हमारी सेना आपको रखना पड़ेगा, ब्रिटिश सेना को ही जो आपको रखना पड़ेगा। और आपको आप जो है सेना को वेतन आप ही दीजिएगा। राजा महाराजा को बोला था ये बात। और बोला था आप किसी और राजा महाराजा से जो है संधि नहीं कर सकते हैं, आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं। ये था इनका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न से कौन सा शासक जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे, तो ये चंड प्रद्योत नहीं थे, ये जो है जैन धर्म से संबंधित थे। बाद में भले ही जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों। अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, प्रसेनजीत भी, कनिष्क भी। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से जो किस काल में बनाई गई थी। ये कुषाण काल में ही जो है दोस्तों बनाई गई थी। कुषाण काल में जो है गांधार शैली एवं, 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 गांधार शैली ए
मूत्राशैली का जो विकास देखने को मिला था दोस्तों। गुप्त काल में जो है, गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल कहा था दोस्तों। गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा था। सातवाहन वंश के संस्थापक जो आप याद रख सकते हैं सिमुक्त थे। सातवाहन वंश के संस्थापक दोस्तों दक्षिण भारत का ये वंश था दोस्तों। कुषाण वंश के संस्थापक बोले तो कुषाण वंश के स्थापक जो भीमकटपिसा हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। किस राजवंश ने जो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो दोस्तों कुषाण वंश हो जाएंगे दोस्तों। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो कुषाण वंश ने ही जारी किया था, गुप्त वंश ने किया था, सॉरी दोस्तों। सर्वाधिक सोने के सिक्का जो गुप्त वंश ने किया था, लेकिन अशुद्ध सोना सिक्का जारी किया था। अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी जो है सर्वाधिक तौर पर जो है कुषाण वंश ने किया था दोस्तों। शुंग वंश से आप रास्ते हैं कि शुंग वंश की स्थापना जो किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था दोस्तों। इंडो ग्रीक वर्मा जो सबसे पहले सोने के सिक्का जारी करने वाले वंश थे। सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो इंडो ग्रीक ही थे दोस्तों। गुप्त वंश की स्थापना जो श्रीगुप्त ने किया था, श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुए थे दोस्तों। कुषाण वंश के कुषाण वंश के संस्थापक जो कुषाण वंश के संस्थापक जो कुजुल कटफिसस थे शायद दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जो सुमिलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर था, बिल्कुल सही था। मुस्लिमों द्वारा जो है दिया जाने वाला कर जो ज़कात था, ये भी सही है दोस्तों। युद्ध में लूटा गया माल को जो खम्स कहते थे, ये भी सही है दोस्तों। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को जो उष्ण कर कहते थे दोस्तों, यही गलत है दोस्तों। और प्रश्न रहा कि खराज जो है ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। गैर मुसलमानों पर जो लगाया जाने वाला कर था दोस्तों, लगाया जाने वाला कर था। अब आइए, निकोली कोंटी जो किस देश की यात्री थी? निकोली कोंटी जो है इटली के यात्री थे। और निकोली कोंटी जो है जो किसके दरबार में आए थे? तो आप याद रख सकते हैं देवराय प्रथम के दरबार में आए थे दोस्तों। और आप याद रख सकते हैं कि यदि प्रश्न पूछे कि देव राय द्वितीय के दरबार में कौन आए थे? तो अब्दुल के रज्जाक फारस के यात्री थे। अब्दुल रज्जाक थे दोस्तों। और प्रश्न पूछे कि कृष्ण के दरबार में जो है कृष्ण यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, कृष्ण के दरबार में कौन आए थे? तो डोमिंगो पायस और बारबोसा आए थे दोस्तों। बारबोसा और डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेव के राय के दरबार में ही आए थे। और प्रश्न पूछे कि नूनी जी किसके दरबार में आए थे? तो अच्युत देव राय हो जाएगा दोस्तों। अच्युत देव राय के दरबार में आए थे। तो ये था विदेशी यात्री आने वाले शासक जो संगम काल में आए थे दोस्तों। एक बार और रिपीट कर देते हैं। देवराय प्रथम के दरबार में जो आए थे निकोली कोंटी जो इटली के दरबारी थे। और देवराय द्वितीय के दरबार में जो फारस के यात्री जो है अब्दुल रज्जाक थे दोस्तों। फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक थे। और पूछे कि कृष्ण देवराय के दरबार में जो कौन कौन से आए थे? तो पुर्तगाली यात्री थे डोमिंगो पायस एवं बारबोसा। और पूछे कि अच्युत देवराय के दरबार में जो कौन आए थे? तो नूनी जो है अच्युत देवराय के दरबार में आने वाले यात्री थे। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो सर्वाधिक काल तक जो किस वंश ने जो शासन किया? तो ये हो जाएगा दोस्तों संगम वंश हो जाएगा दोस्तों। ये 1336 से लेकर ये 1485 के आसपास शायद, जो 1336 से लेकर 1485 तक जो शासन किया था दोस्तों। आप समझ रहे थे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने दो भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने किया था दोस्तों। और इसका जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो 1336 में किया था। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों। नहीं, हम्पी था दोस्तों, हम्पी था
विजयनगर की राजकीय राजधानी था दोस्तों। ये जो है कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक में पड़ता है। और तुंगभद्रा नदी पर जो है हम्पी था दोस्तों, तुंगभद्रा नदी पर। और पूछेगा कि कृष्णदेव राय जो किस वंश से संबंधित थे दोस्तों, तो वो तुलु वंश से संबंधित थे। तो तुलु वंश से संबंधित बोलेगा तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे। उस समय जो बाबरनामा की जो पुस्तक में ये बताया गया था कि तो विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे प्रतापी शासक जो तुलु वंश के शासक जो कृष्णदेव राय थे। और प्रश्न पूछे कि संगम वंश की स्थापना हरिराम बुक्का ने किया था, तुलु वंश के जो भी नरसिंह ने किया था दोस्तों। और सालू वंश की स्थापना जो है सालू नरसिंह ने किया था दोस्तों। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो लोहा का अयस्क नहीं है तो इसमें हो जाएगा मेकेलाइट। इसको हम ट्रिक से आपको बताते हैं। लोहा के जो अयस्क कौन कौन से हैं, तो मोहल से ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। ट्रिक है माल से मोह से जो मैग्नेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट। और से हेमेटाइट, लो से लिग्नाइट, ऐसे से सीडेराइट। तो ये था लोह के जो महत्वपूर्ण अयस्क। ये अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हीरा का क्रिस्टल किस आकार का होता है? तो ये चतुष्फलकीय होता है। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर समझ लेते हैं दोस्तों। हीरा जो है विद्युत का जो कुचालक होते हैं, विद्युत का जो है कुचालक होते हैं, क्योंकि हीरा में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। हीरा में जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते दोस्तों, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। और हीरा का जो प्रसंकरण संख्या पूछता है दोस्तों, प्रसंकरण संख्या जो sp3 हो जाएगा दोस्तों। और हीरा जो कार्बन जो होते हैं कार्बन के जो 4 कार्बन के फलकीय होते हैं दोस्तों, इसीलिए चतुष्फलकीय इसको बोला जाता है। और पूछेगा प्रश्न कि ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होते हैं, ग्रेफाइट का जो प्रसंकरण संख्या जो sp2 हो जाता है दोस्तों। और ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, ग्रेफाइट जो षटफलकीय होते हैं दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों षटफलकीय ग्रेफाइट जो षटफलकीय होते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो 2.42 हो जाएगा, 2.42 हो जाएगा। और पूछेगा कि ग्रेफाइट जो मुलायम होते हैं और हीरा जो है कठोर होते हैं दोस्तों। हीरा जो चमकता है पुनः प्रवर्तन के कारण चमकता है दोस्तों। ग्रेफाइट का प्रयोग जो मुख्य रूप से जो है पेंसिल वगैरह में किया जाता है। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1875 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय जो है मुंबई के जो है दलाल स्ट्रीट में है दोस्तों, दलाल स्ट्रीट में है दोस्तों। और नेशनल एक्सचेंज की स्थापना जो 1892 में हुआ था दोस्तों। निम्न से जो किस अर्थशास्त्री ने जो अवसर लागत सिद्धांत दिया था? तो अवसर लागत सिद्धांत जो ग्रॉटफ्रीड हेवलर ने दिया था। एडम स्मिथ से जान लेते हैं कि एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को ही कहते हैं। एडम स्मिथ की एक पुस्तक था दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन। इनका जो प्रकाशन हुआ था 1776 में हुआ था दोस्तों। और पूंजीवाद का जो जनक जो एडम स्मिथ को ही माना जाता है। पूंजीवाद का जनक जो है एडम स्मिथ को ही माना जाता है। पूंजीवाद को ये बढ़ावा दिया था दोस्तों। किन्स का एक पुस्तक है दोस्तों, किन्स का एक पुस्तक है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ दिख रहा है। किन्स का जो पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी, इनका पुस्तक है। इन्होंने जो है पूंजीवादी का जो समर्थन नहीं किया था मुख्य रूप से। तो इनका जो पुस्तक है किन्स का जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी। तो आइए अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक आपको भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बी अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो 1961 में हुआ था दोस्तों, 1961 में हुआ था।
और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो है पहले इसका राज्य पुरस्कार कर दिया गया दोस्तों 1961 के दौरान। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना आई थिंक 1965 में हुआ था दोस्तों, कंफर्म नहीं है दोस्तों। तो आइए इनको मिलान कर लेते हैं, 4-2-1-3, 4-2-1-3 ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न से जो कौन सी नदी जो जम्मू कश्मीर से जो प्रवाहित नहीं होती है, तो सतलज नहीं होती है। सतलज जो मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सतलज नहीं, सतलज छोड़ा कर जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर से होने वाली जो प्रवाहित नदी है। तो पूछा था कि कौन सी प्रवाहित नदी नहीं होती है, तो केवल 4 हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से जो है मेडागास्कर की राजधानी क्या है, तो एंटानानारिवो। नसाउ जो बाहामास की राजधानी है दोस्तों, बाहामास की राजधानी नसाउ है। विक्टोरिया जो सेशल्स की राजधानी है, सेशल्स की राजधानी जो विक्टोरिया है दोस्तों। और पोर्ट लुइस जो मॉरिशस, पोर्ट लुइस है मॉरिशस का है, मॉरिशस का राजधानी जो पोर्ट लुइस है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार जो निम्नलिखित राज्यों में से जो किसमें नगरीकरण का विस्तार जो सबसे कम है, ऐसे यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। सबसे नगरीकरण जो हिमाचल प्रदेश में जो कम है, लेकिन ऑप्शन के द्वारा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक नगरीकृत राज्य बोलेगा तो नगरीकृत सबसे अधिक जो है तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र। यदि परसेंटेज में पूछे कि सबसे नगरीकृत राज्य जो है तो वो गोवा हो जाएंगे परसेंटेज में सबसे नगरीकृत राज्य दोस्तों। तो ये थे 50 प्रश्न। आइए अब स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित एवं विद्वान शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। इसे जो स्वप्नशील या पागल या रक्त पिपासु भी कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों। कृषि के क्षेत्र के विकास हेतु जो इसने जो अमीर कोई की स्थापना किया था दोस्तों। इसने जो अपनी राजधानी जो दिल्ली से स्थानांतरित कर जो देवगिरी स्थापित किया था इसका नाम जो दौलताबाद रखा गया था। सर्वप्रथम जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है इसी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को जो प्रिंस ऑफ मिनियर्स कहकर जो संबोधित किया था दोस्तों। और इसी के शासनकाल में जो मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था, इनका जो पुस्तक है रेहला, इब्न बतूता की जो पुस्तक जो रेहला है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन करता है दोस्तों। इसने जो जैन धर्म के जो प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूर्य का जो है सम्मानित किया था दोस्तों। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो हमने डिस्कस किया दोस्तों। अब अगले दिन जो है 11वां प्रश्न डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। कम से कम आप 30 से 40 सेट प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्ज़ाम में। जो आगामी है मद्य निषेध पुलिस है, बिहार पुलिस है, तो उसमें अच्छा आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे दोस्तों। तो आज का सफ़र यहीं तक रहा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो जय हिंद।